हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम कर रहे हैं क्लास 9th सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। और आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में चल रहा है चैप्टर नंबर 5 जो कि है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। इसके पहले के दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्स एंड फ्रिक्शन, और आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर से पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आप कितना पढ़ चुके हैं और आपको कितना भी और पढ़ना है, कितनी तैयारी आपको और करनी है। अभी तक हमने कंप्लीट किया हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है फॉसिल फ्यूल। कंबशन एंड फ्लेम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि फोर्स, फ्रिक्शन है और प्रेशर। आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। आज की लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में सबसे पहले हम प्रेशर को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, आपको पता है। फिर गैस प्रेशर के बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, लिक्विड प्रेशर के बारे में भी जानेंगे, पास्कल लॉ को समझेंगे, और लास्ट में एज यूजुअल करेंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर। और प्रेशर को समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रेशर से पहले हमने पढ़ चुका है फोर्स, तो फोर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पुश और पुल, ठीक है। ये क्या होता है? फोर्स होता है, सिंपल। एरिया आप मैथ में पढ़ चुके, एरिया को पता है, ओके। एरिया ऑफ कांटेक्ट भी आप पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन फोर्स में जितने एरिया पे जो बॉक्स और सरफेस के बीच में या फिर बॉक्स और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना टचिंग वाला एरिया रहता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्स आपको पता है, पुश और पुल होता है, या फिर ऐसा कोई भी चीज जो कि आपकी पोजीशन में चेंज लाए या फिर चेंज लाने की कोशिश करे, वो क्या होता है? सिंपल हमारा फोर्स होता है, ओके। अगर आपको इतना क्लियर है तो आप प्रेशर को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। प्रेशर को समझने से पहले आपको प्रेशर का हिंदी में पता मतलब पता होना चाहिए। वो क्या होता है? वो होता है दबाव। क्या होता है? दबाव। क्या पता होना चाहिए आपको? हिंदी मतलब, जो कि क्या होगा हमारा? दबाव, ओके। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं। ये हो गया हमारा दबाव, ओके। हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है दबाव। जब भी हम किसी भी चीज को खींचेंगे या फिर उसे ढकेलेंगे तो उस पर क्या होगा? उतने एरिया पे उस पर दबाव लगेगा, और उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। जैसे आप एग्जांपल में देखिए मैं किस दबाव की बात कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक बॉक्स है। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में सेम बॉक्स है, सेम दो बॉक्स है, और हम क्या कर रहे हैं? दोनों पे क्या कर रहे हैं? सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा फोर्स कौन से टाइप का है? पुश, ठीक है। फोर्स क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। पुश करने से क्या हुआ? हमने स्पिन को पुश किया, और इस स्पिन ने क्या किया? इस सरफेस पे क्या किया? दबाव डाला। दबाव डालने के बाद क्या हुआ? इस फोर्स की वजह से ये जो पिन थी इसके अंदर पिंड हो गई, इसके अंदर चली गई, ओके। वहीं दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा? हमने इसी पिन को क्या किया? उल्टा कर दिया, और फिर हमने सेम फोर्स लगाया। अब यहां पर भी इसने क्या किया? दबाव लगाया, लेकिन इस बार क्या हुआ? ये जो पिन थी वो अंदर नहीं गई, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है दबाव का, यानी कि प्रेशर का। यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये जो अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने सेम फोर्स लगाया है, तो सेम फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? सेम फोर्स लगा लिया, बट यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे ये छोटे से एरिया पे फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे ये बड़े से एरिया फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, ओके। अभी इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन के फॉर्म में, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेशर कहते हैं। जैसे हमने भी पिछले एग्जांपल में देखा कि क्या हुआ? ये जो हमने क्या किया? सिंपल सा फोर्स लगाया। फोर्स ने क्या किया? इस पर्टिकुलर इतने से एरिया पे क्या किया? इतने से एरिया पे फोर्स लगाया होगा, ठीक है। इतने से एरिया पे फोर्स ने काम किया होगा। हमने फोर्स तो पूरे बॉक्स पे लगा रहे हैं, हम मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस पूरे बॉक्स पे फोर्स नहीं लगा रहे, बट फोर्स एक्चुअली में काम कितने एरिया पे कर रहा है? वो इतने एरिया पे काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा? ये जो पिन है ये इसके अंदर चली गई, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी दो टर्म आ गई? हमारे पास एक टर्म आ गई फोर्स, और दूसरी टर्म आ गई क्या हमारे पास? एरिया। फोर्स और एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन
एरिया, ठीक है, कितने एरिया पे कितना फोर्स काम कर रहा है वो हमारा प्रेशर कहलाता है। बहुत ही सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स में आपको पता है, यूनिट अगर आपको फोर्स की यूनिट पता है, एरिया की यूनिट पता है, तो आपको प्रेशर की यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है कि प्रेशर इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट होती है। इसके बारे में भी आपको पता है। अब जो एन अपॉन एम स्क्वायर है, यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, इसको हमने एक और नाम दिया गया है, उसका नाम दिया गया है पास्कल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, यानी खाली वैल्यूज होती है। इसमें डायरेक्शन हम कंसिडर नहीं करते कि आगे लगा प्रेशर के पीछे लगा, इसमें ऐसा हम कंसिडर नहीं करते। सिंपल हमें पता होता है कि हाँ इस पर प्रेशर लग रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रेशर का कुछ ओवरव्यू। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अब क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है वॉकिंग ऑन सैंड। हम क्या कर रहे हैं, रेत पे चल रहे हैं। ओके, और हमारे पास कैसे शूज है, एक फ्लैट शूज है और एक हाई हील्स है। अब हमें हमारा दिमाग लगाना है और थोड़ा सोचना है कि जब फ्लैट शूज है तो उस फ्लैट शूज का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, नॉट कंप्लीट एरिया, ओनली एरिया ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा सैंड के साथ वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो उस पर प्रेशर कैसा लगेगा, कम प्रेशर लगेगा, जिससे क्या होगा, वो अंदर की तरफ धसेगा नहीं। ओके, वहीं हाइल्स की बात करो तो हाइल्स में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, और ज्यादा प्रेशर लगेगा तो जो आपकी सैंडल है वो आसानी से रेत के अंदर धस जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या पता था, यहाँ हमें पता है कि फॉर्मूला, ये हमने कहाँ से पता किया, फॉर्मूला से। क्यों, कि पी हमें पता है कि पी अगर फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ओके, और अगर एरिया घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ओके, ये उल्टा है, या फिर इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि प्रेशर घटेगा तब, कब घटेगा, जब एरिया बढ़ेगा। ओके, जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ओके, इसको ऐसा लिखना चाहिए था 1/, में। ओके, नीचे पर है। ओके, सो क्या हो गया, हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। फोर्स के केस में भी हम कह सकते हैं कि फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होता है, फोर्स कम है तो प्रेशर कम है, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं। एरिया से आपको ज्यादा याद रखना है, और कौन से एरिया से, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से, नॉट कंप्लीट सरफेस एरिया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है हेमरिंग अ नेल। जब भी हम कील को हथौड़ी से मारते हैं तो क्या होता है, उसकी जो शार्प टिप होती है, एग्जाम्पल में देखिए वो क्या होगी, अंदर की तरफ आसानी से चली जाती है, जो उसकी टिप होती है वो अंदर की तरफ आसानी चली जाएगी। वहीं अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर दूसरी कोई चीज को सेम फोर्स या फिर थोड़ा उससे ज्यादा भी फोर्स हम तो लगा सकते हैं, लेकिन तब भी वो क्या करेगा, उस दीवार के अंदर नहीं जाएगा, या फिर वो किसी बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो शार्प टिप होती है नेल की, कील की जो शार्प टिप होती है वो क्या करती है, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, हमने फोर्स तो सेम लगा रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट क्यों कर रही है, क्यों, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विथ वॉल विथ बॉक्स वो क्या है, बहुत कम है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम होता है। ओके, अगर आप पिन को अपने हाथ में चुभाना चाहें, ठीक है, या फिर पिन को आप किसी को चुभाना चाहें तो क्या होगा, या फिर आप इंजेक्शन जब आप लगाते हैं तो वीन में वो आसानी से चली जाती है, आपके बॉडी के अंदर वो आसानी से चली जाती है। वहीं अगर आप किसी पेन को या फिर किसी पेंसिल को अगर पिन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके अंदर नहीं जाएगी आसानी से। क्यों, क्योंकि इसकी जो टिप है वो कम प्रेशर लगाती है एज कम्पेयर टू दैट इंजेक्शन या फिर उस पिन के। ओके, तो हैमरिंग और नेल भी एग्जांपल है, उसकी जो शार्प टिप है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो जिससे वो आसानी से किसी भी लकड़ी के अंदर, किसी दीवार के अंदर वो आसानी से चली जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है कटिंग विथ अ नाइफ। जब हम चाकू से काटते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा भाई शार्प चाकू, एकदम धारदार चाकू, और एक ऐसा है कि जो थोड़ा सा ब्लंट है, उसमें धार नहीं है, सिंपल कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो जब वो जितना ज्यादा उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट जिसको हम काट रहे हैं उसके साथ जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। ओके, और जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतनी आसानी से चीजें कट जाएगी, तो प्रेशर यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा काम में आता है। अगर ब्लंट नाइफ है तो वो कम प्रेशर लगाएगी, ज्यादा मोटी चाकू है तो वो कम प्रेशर लगाएगी, या फिर उसमें धार नहीं है तो वो कम प्रेशर लगाएगी, जिससे कटिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके,
तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां तक जितने हमने बात की वो बात की हमने सिंपल सॉलिड सब्सटेंस के लिए, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि थोड़े से मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड में एक्चुअल में कहूँ तो। अब हम ब्लोइंग है बलून, जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। गुब्बारा क्यों फूल जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां हम क्या भर देते हैं एक्चुअल में, एयर पार्टिकल्स भरते हैं। तो उसके अंदर हम क्या भरते हैं, एयर भर देते हैं। और एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, एयर पार्टिकल्स प्रेशर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, बलून फूल जाता है। ओके, एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, बलून फूल जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर से भी फोर्स लगाया जा सकता है। ठीक है, इस वाले एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया, हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो उससे प्रेशर लग रहा है, बट अगर कहीं प्रेशर लग रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उससे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वहां फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एयर पार्टिकल्स हमने जैसे उसके अंदर भरे तो उसने क्या किया, प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, उस बलून पे फोर्स लगा और बलून क्या हुआ, इन्फ्लेट हो गया, फूल गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया प्रेशर का। सिरिंज के केस में देखिए, सिरिंज के केस में क्या हुआ, ये इसका ब्लंजर है। ठीक है, इसको क्या किया, इसके अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ था, लिक्विड जैसे ही हमने उसको क्या किया, ब्लंजर को प्रेस किया, उस पर प्रेशर लगाया। ठीक है, प्रेस किया, प्रेशर लगा, जिससे क्या हुआ, इस अंदर वाले लिक्विड पे क्या हुआ, सिंपल हमने क्या किया, इसको यहां से क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्या लगा होगा, प्रेशर लगा होगा। प्रेशर लगा होगा तो क्या होगा, प्रेशर लगा होगा तो ये जो लिक्विड है ये क्या होगा, बाहर आ गया। क्या हुआ, बाहर आ गया। जब भी हमने इस पे प्रेशर लगाया, इस टिप पे, इस ब्लंजर पे, तो फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो निडल थी इसमें से लिक्विड जो था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये एक दूसरे के इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, यानी कि प्रेशर होगा, अगर फोर्स है तो फोर्स की वजह से प्रेशर हो सकता है, अगर प्रेशर है तो प्रेशर से भी फोर्स हो सकता है। अगर मैंने ये कहा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये भी परफेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड की, डीप में देखते हैं। अभी तक हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये चीजें तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर रखा हुआ था, मान लो कंटेनर रखा था, उस पर क्या किया, जोर से पानी पे हाथ से मारा। ठीक है, या फिर किसी चीज से मारा तो पानी क्या होगा, उछल जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा, उछल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे सीधा उस पर प्रेशर लगा देते या सीधा उस पर फोर्स लगाते तो वो क्या इस तरीके से उछल जाता नहीं, तो मतलब थोड़ा तो डिफरेंस होगा ना। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, लिक्विड को थोड़ा अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको बस सिंपल समझना है, आपकी जो ये जो चीजें हैं आपको हायर स्टडीज में काम आएगी। अभी आपको इसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज होती है। अभी तक ये जो फॉर्मूला वैलिड था वो किस चीज के लिए वैलिड था, सिंपल सॉलिड के लिए वैलिड था, बट हमें अब किसके लिए निकालना है, लिक्विड के लिए निकालना है। ठीक है, तो लिक्विड के लिए प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, सो इस लाइन को पढ़िए, द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय द डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट बिलो द सरफेस, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि सिंपल मान लो ये क्या है, एक कंटेनर है। क्या है, एक कंटेनर है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है हमारा, इसके अंदर हमारा भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है हमारा, लिक्विड भरा हुआ है। ओके, हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ओके, लिक्विड भरा हुआ है। और ये एक पर्टिकुलर कॉलम है। कॉलम का मतलब आपको पता है ना, कॉलम का मतलब ये रो, कॉलम का मतलब पता है आपको। सो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल हमारा एक कॉलम की तरह काम कर रहा है, ये लिक्विड के कॉलम की तरह काम कर रहा है। कॉलम का मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने टेबल देखी तो ये क्या होता है, कॉलम होता है, और इस तरीके से जो लाइनें रहती है वो क्या होती है, हमारी रोज होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड कॉलम, एक तरीके से कॉलम ही है। अब ये लिक्विड के अंदर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये जो पानी है ये क्या करता है, चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ये पानी क्या करता है, चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ओके, तो अब इस वाली डेप्थ पे इस ऑब्जेक्ट पे क्या प्रेशर लग रहा होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं
इसकी डेप्थ से यानी कि इसकी गहराई से, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से, और जी यानी कि ग्रेविटी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि क्या होती है अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम कब होती है अर्थ के सरफेस पे, मिनिमम कब होती है यानी कि जीरो कब होती है अर्थ के सेंटर पे। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको याद होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, डेप्थ आपको पता चल गया, वो डेप्थ ऑफ द लिक्विड। प्रेशर, जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एयर का जो कॉलम है वो बड़ा होता जाएगा, एयर का कॉलम बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर भी आपका बढ़ता जाएगा। डेंसिटी के बारे में आपको अभी पूरा नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम डेंसिटी को अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी के लिए डेंसिटी आपको याद रखना है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल डेंसिटी बोलते हैं। अगर एक यूनिट में कितना मास है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलते हैं। अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग लिक्विड, अलग अलग गैस, अलग अलग सॉलिड सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी होती है। सबसे ज्यादा डेंस सॉलिड होता है, उससे कम डेंस लिक्विड होता है, उससे कम डेंस होता है गैस। ठीक है, तो डेंसिटी भी होती है। तो हमें इन तीनों चीजों को क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर को कैलकुलेट कर पाएंगे एट एनी पॉइंट। ओके, तो H क्या है आपको समझ में आ गई कि डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट है बिलो द सरफेस, इस सरफेस के नीचे। D यहाँ पे डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, और G यहाँ पे डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं किसमें, जो कि हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, अब मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो प्रेशर है, जितना ज्यादा हम डेप्थ में यानी कि जितना ज्यादा हम गहराई में जा रहे हैं उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझते हैं। अब आपके सामने एक सिंपल सा ये जार रखा है, जार बोल लीजिए, बीकर बोल लीजिए, ये रखा हुआ है। इसमें क्या है, आपके पास 3 होल्स हैं, 3 होल्स है, देख सकते हैं आपके पास 3 होल्स है, जहां से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी का स्प्रे निकल रहा है, यानी कि जेट निकल रहा है। ओके, हमने क्या कहा कि प्रेशर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये हम कैसे पता कर सकते हैं, अब देखो P इक्वल टू हमें पता है कि H होता है, D होता है और G होता है। क्या होता है, P इक्वल टू D होता है, G होता है, H होता है। इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम दोनों तीनों केस में क्या वाटर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम होगी, यहाँ पे हम सेम कंसीडर करने वाले कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम इसकी वैल्यू को कम कर ले। ओके, अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इस वाले केस में वाटर की गहराई कम है, इस वाले केस में थोड़ी ज्यादा डेप्थ है, और थर्ड वाले केस में थोड़ी ज्यादा डेप्थ है। तो देखो यहाँ पे प्रेशर H कम है, H सबसे कम है, H मिनिमम है, तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। देखो यहाँ पे हाइट कैसी है, डेप्थ मतलब कैसी है, मिनिमम है, तो प्रेशर कैसा है, मिनिमम है। तो यहां से जो पानी निकल रहा है, देखो सबसे पास में पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है, सबसे पास में पानी गिर रहा है। ठीक है, अगर उससे थोड़ा ज्यादा जाए, इंटरमीडिएट कर देता हूं, IN लिख दिया इंटरमीडिएट के लिए, तो बीच में क्या है, बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा बीच में जो है डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है, G भी कांस्टेंट है। इंटरमीडिएट पे क्या हुआ, हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई तो देखो यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। ओके, प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया। P मैक्सिमम कब है, मैक्सिमम कब है, जब हाइट मैक्सिमम है। देखो यहाँ नीचे क्या है, डेप्थ सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, यहाँ पे एक्चुअली हाइट का मतलब क्या है, डेप्थ की बात कर रहा हूँ। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार हाइट निकाले, क्योंकि वहां पे H से हम डिनोट करते हैं उसकी डेप्थ को। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो रहा है, पानी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर से बहुत दूर तक जा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट जेट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो प्रेशर होता है वो जितनी ज्यादा हम गहराई में जाते हैं उतना ज्यादा ही बढ़ता है। और प्रेशर ऑफ लिक्विड हम निकाल सकते हैं इस दिए हुए फॉर्मूले से, जो कि है प्रेशर इक्वल टू डेप्थ ऑफ द लिक्विड डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिसमें से लिक्विड के केस में अगर हम वाटर लेंगे तो वाटर की डेंसिटी सेम होगी, अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, दूसरा कोई मटेरियल लेते हैं तो उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी सेम रहेगी, है ना। तो आप इससे किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है,
तो पास्कल लॉ की बात करें तो पास्कल जी ने क्या लॉ दिया था उसको समझते हैं। पास्कल का लॉ, इट स्टेट दैट द प्रेशर अपॉन अ मास ऑफ अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड बाय द लिक्विड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सो क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में क्या से देख सकते हो कि आप दो कंटेनर है, एक थोड़ा पतला सा कंटेनर है, एक थोड़ा बड़ा सा कंटेनर है। उसके ऊपर ये राउंड शेप का कुछ लगा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पिस्टन। ओके, ये पिस्टन है और एक ये पिस्टन है। अब हमने क्या किया, इस वाले पिस्टन पे हमने क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस वाले पिस्टन को हमने क्या किया, नीचे की तरफ ढकेला, पुश किया, तो क्या लगा, फोर्स लगा। अब फोर्स लगा और ये जो फोर्स लगा ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पे वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो जब भी फोर्स किसी एरिया पे एक्ट करता है, पर्टिकुलर वाटर, जैसे इस केस में वाटर के एरिया पे कांटेक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से ये कहने वाला हूँ कि हमने जो इस पे प्रेशर लगाया या हमने जो इससे फोर्स लगाया जिसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, वो प्रेशर क्या होगा, सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। क्या मतलब है इसका, देखिए अब हमने इस पे फोर्स लगाया, तो इस पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से क्या हुआ, प्रेशर एग्जर्ट हुआ। अब प्रेशर एग्जर्ट हुआ तो ये जो वाटर है ये इधर भी फोर्स लगा रहा है, इधर भी फोर्स लगा रहा है और इधर भी फोर्स लगा रहा है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई कि ये जो दो कंटेनर है यहाँ पर क्या है, जुड़े हुए हैं आपस में। अब यहाँ फोर्स लगा रहा है, यहाँ फोर्स लगा रहा है, यहाँ फोर्स लगा रहा है, यहाँ फोर्स लगा, मतलब यहाँ प्रेशर लग रहा है, यहाँ प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ भी प्रेशर लग रहा है। बट यहाँ पे क्या उसको एक आसान रास्ता मिल जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे आसान रास्ता मिल जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये इस साइड को मूव करने लगेगा, इस साइड को मूव करने लगेगा। जब इस साइड को लिक्विड मूव करेगा तो अब इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या होगा, वाटर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब जब वाटर बढ़ने लगेगा तो यहाँ पे जो लिक्विड था इसने पहले ही यहाँ प्रेशर लगा रखा था, यहाँ प्रेशर लगा रहा था, यहाँ प्रेशर लगा रखा था, यहाँ प्रेशर लगा रखा था। बट यहाँ से जो लिक्विड आया उसने क्या किया, इस पे प्रेशर और बढ़ा दिया। इस प्रेशर लगाने की वजह से क्या हुआ, ये वाला जो पिस्टन है वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाने लगा। क्या करने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जब भी हम किसी मास ऑफ कन्फाइंड लिक्विड आएगी, सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पे, ठीक है, जहाँ पे जो लिक्विड है वो फिक्स्ड है, इस पूरे सिस्टम में जो लिक्विड की क्वांटिटी है वो फिक्स है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमने प्रेशर लगाया एक कन्फाइंड लिक्विड पे, वो इक्वली ऑल द डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। इस केस में सिंपल सा हमने क्या लगाया, यहाँ से प्रेशर लगाया, तो प्रेशर क्या हुआ, ये प्रेशर इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, और इसने क्या किया, इसको कमजोर पाया, इसको ऊपर की तरफ उठा दिया, है ना। अगर हम यहाँ से प्रेशर लगाते तो क्या होता है, ये वाला पिस्टन ऊपर की तरफ उड़ जाता। अगर हम यहाँ से भी सेम प्रेशर लगा रहे होते और यहाँ से भी सेम प्रेशर लगा रहे थे तो ये वाला पिस्टन नीचे की तरफ ना जाता और ये वाला पिस्टन भी नीचे की तरफ नहीं जाता। क्यों, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को एक्ट करने ही नहीं देते। ओके, फोर्स क्या होता है, अल्टीमेटली जीरो हो जाता है सिस्टम पे, है ना। तो कहने वाला क्या है कि यहां से फोर्स लगाया तो प्रेशर सभी डायरेक्शन में लगा, ना कि किसी एक डायरेक्शन में। ओके, यही पास्कल का नियम है कि पास्कल ने ये कहा कि जब भी हम किसी भी लिक्विड में प्रेशर लगाते हैं तो वो इक्वली ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। इस वाले केस में कंटेनर के वॉल पे भी प्रेशर लगा होगा, अगर कंटेनर की वॉल कमजोर होती तो फट के निकल जाता, बट उसने कमजोर किसको पाया, इस पिस्टन को, इसलिए उसने उसको आसानी से ऊपर उठा दिया। अगर इसकी वॉल कमजोर होती तो वो क्या करता, ये जो लिक्विड है इसको रप्चर करके या फिर इसको फाड़ के बाहर की तरफ आ जाता है, इसको बॉक्स को। ओके, तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है या फिर आपने जेसीबी देखा होगा, जेसीबी में बड़े बड़े केबल्स होती है, तो केबल्स के अंदर क्या होता है, केबल्स के अंदर लिक्विड ही भरा रहता है, जो फ्लूइड रहता है ना। एक्चुअल में क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। लिक्विड जनरली कह सकते हैं आप, फ्लूइड का मतलब आपको पता है कि लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो कि फ्लो कर सकती है या फिर मूव करती है खुद से, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि पास्कल जी ने क्या नियम दिया था। गैस प्रेशर की बात करें तो ये भी लिक्विड की तरह सेम है, यानी कि हम एक्चुअल में बात किसकी कर रहे हैं, फ्लूइड में जो प्रेशर रहेगा वो सेम ही तरीके से निकलेगा, यानी कि P = H G और D से।
यही सेम फॉर्मूला फ्लूइड के लिए लगने वाला है प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। अगर प्रेशर को हम सॉलिड ऑब्जेक्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला फॉर्मूला हम काम करेंगे, और नहीं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फ्लूइड के लिए। तो सेम जस्ट लाइक लिक्विड प्रेशर की तरह ही होता है, गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज, जिसके अंदर वो भरा रहेगा उसकी वॉल्स पे भी वो प्रेशर लगाएगा ऑल डायरेक्शन में। जैसे ये जब हम बलून को फुलाते हैं तो जब भी उसमें एयर भरते हैं तो एयर क्या करता है, प्रेशर लगाता है। एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है, जिससे क्या होता है बलून पे एक फोर्स लगता है और वो फूल जाता है। ओके, प्रेशर इन सोडा का एग्जांपल हो सकता है, जब भी हम टायर में हवा भरते हैं तो टायर फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर होती है वो प्रेशर लगाती है ऑन दी टायर। ठीक है, फुटबॉल बास्केटबॉल में भी हवा भरते हैं तो फूल जाती है, क्योंकि उसके जो अंदर की जो एयर प्रेजेंट है वो क्या कर रही होती है, फोर्स लगा रही होती है उसकी वॉल पे। ये एग्जांपल होगा सिंपल से कि गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, एग्जांपल देखो थोड़ा और अच्छे एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल एप्लीकेशन जिसे हम बोल रहे हैं। ट्रैक्टर, आपने सभी ने ट्रैक्टर देखा हुआ है। ट्रैक्टर के पास क्या होता है, जो उसका टायर होता है वो थोड़े से चौड़े होते हैं, ब्रॉड टायर होते हैं। ब्रॉड टायर की वजह से क्या होता है, अब हमें पता है कि यहाँ पे हम लिक्विड की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड की, यानी टायर तो सॉलिड फॉर्म में होगा ना, उसके अंदर एयर की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, एयर तो प्रेशर लगा रहा है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब फ्लूइड प्रेशर यानी कि गैस प्रेशर में कैलकुलेट कर सकते हैं P इक्वल टू HDG से। बट अभी हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर के ब्रॉड टायर की वजह से, यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात करें, ब्रॉड टायर का मतलब क्या है कि एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रैक्टर के मोटे टायर इसलिए यूज करते हैं जिससे क्या हो, कम प्रेशर लगे ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड। जो नरम खेत होते हैं या फिर नरम फील्ड होती है, यानी जो मिट्टी वाले जगह होती है, उस पर क्या होता है ट्रैक्टर आसानी से चल सके, उसके अंदर धसे ना, ठीक है, सिंक ना हो। तो जब हम उसके चौड़े टायर रखते हैं उससे वो आसानी से सॉफ्ट ग्राउंड पे चल सकता है, कम प्रेशर लगा के, और वो आसानी से डूबता भी नहीं, मतलब धसता भी नहीं है। बैग हैंडल्स, हमने स्कूल बैग्स देखे हैं, देखिए आपने अपनी मम्मी के पर्स भी देखे होंगे, उसमें क्या होता है, किसी किसी बैग में क्या होता है, बहुत ही चौड़े चौड़े स्ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, चौड़े चौड़े बैग हैंडल्स होते हैं, उससे क्या होता है, जितना ज्यादा चौड़ा बैग का हैंडल होगा उससे क्या होगा, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो आपके हाथ पे कम प्रेशर लगेगा, आपके हाथ पे कम दबाव लगेगा, जिससे आप उसको आसानी से कैरी कर लेंगे, आपका हाथ नहीं दुखेगा। ठीक है, प्रेशर यहाँ भी हो सकता है। बिल्डिंग फाउंडेशन, जब भी हम बिल्डिंग की फाउंडेशन डालते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे क्या होता है, फाउंडेशन क्या करते हैं, थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं। फाउंडेशन कैसे बनती है, चौड़ा बनता है। अगर आपने घर बनते हुए देखा हो तो बताया कि उसकी जो फाउंडेशन होती है चौड़ी होती है, जिससे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जिससे घर क्या होता है, धंसता नहीं है। कटिंग टूल्स में आपने चाकू देखा है, जिसके ज्यादा शार्प एज होंगे, एरिया कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, आसानी से आप किसी भी चीज को काट सकते हैं। ये एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं अभी। ओके, रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो रेलवे ट्रैक के नीचे आपने देखा होगा कि स्लीपर्स लगे होते हैं। ठीक है, आयरन और सीमेंट के ब्लॉक्स लगे हुए थे नीचे की तरफ, पटरी के नीचे की तरफ बड़े बड़े से ब्लॉक लगे होते हैं पूरी पटरी पे। वो क्या करते हैं, जो ट्रेन, देखो ये मान लो ट्रैक है, ये ट्रैक है, इसके ऊपर क्या हुआ, ये हमारी ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन ने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया होगा। अब ये प्रेशर क्या होगा, नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा और ये क्या होगा, इस पूरे ब्लॉक पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा हो गया, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो पटरियां उखड़ेंगी नहीं, है ना, आसानी से चल जाएंगी। अगर हम फर्स्ट वाले एग्जांपल की बात करें, जिसमें क्या हो रहा था, ये बॉक्स था, इस पे हमने क्या किया, हमने इस कील को, एक कील बनाना है, कील को हमने क्या किया, फोर्स लगाया, कील पे फोर्स लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए, यहाँ पे ज्यादा है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, वहीं इस केस पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, P इक्वल टू एफ ए, एफ तो यहाँ पे सेम है, एरिया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस वाले पर्टिकुलर एरिया पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, और इस वाले एरिया पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम प्रेशर यहाँ का कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। सो यहाँ पे हम क्लियर हो चुके हैं। और एग्जांपल देखते हैं, पिंस और नीडल, सुई में क्या होता है, उनके पास शार्प पॉइंट होते हैं, जिससे वो कंसंट्रेटेड प्रेशर लगाते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड पिन पॉइंट पे क्या करता है, प्रेशर लगाते हैं, जिससे किसी भी चीज को आसानी से छेदा जा सकता है, पियर्स किया जा सकता है। ठीक है, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग,
हम कब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, जब हम खड़े रहते हैं कि जब हम चलते हैं। तो जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे जो फुट का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट रहता है विद द लैंड वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑन दी ग्राउंड, ठीक है। वहीं हम चलते हैं तो क्या होता है, कम प्रेशर एग्जर्ट होता है, क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो जाएगा। तो कोई पूछे कि आपके पास आप जब चलते हैं तो ज्यादा प्रेशर लगाते हैं अर्थ पे, लैंड पे, या फिर आप खड़े रहते हैं तो ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो आप क्या बोलने वाले हैं कि हम चलते हैं तो ज्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। कुजन इफेक्ट, ठीक है। अगर आपके घर में कजन होगा, अब आपके घर में कुजन होगा तो क्या हो सकता है, अब उस पर आप एक काम कीजिए, उस पर खड़े हो जाइएगा, ठीक है। या आपने घर पे आपके पास गद्दा वद्दा होगा, उस पर आप खड़े हो जाइए, क्या होगा उससे, क्या होगा जब भी आप खड़े होंगे तो वो क्या होगा, वहां पे वो डिप्रेस हो जाएगा, धस जाएगा, ठीक है। और वो थोड़ा ज्यादा धसेगा जब आप उस चीज पे पर्टिकुलर उस चीज पे खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं उस चीज पे लेट जाते हैं तो उससे क्या होगा, वो जो धसी हुई चीजें होती है, डिप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, जिससे आप उस पर सो सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में जब आप खड़े हैं तो एक छोटे से एरिया पे बहुत पूरा प्रेशर लग रहा, एक छोटे से एरिया पे पूरा फोर्स लग रहा होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स क्या होता है, ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एरिया कम है। बट वहीं आप सो जाते हैं तो आपका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन कम हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कुजन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कुजन इफेक्ट, ओके। आई होप कि मैं यहाँ पे क्लियर होऊंगा। अब हमने पढ़ लिया कि लिक्विड की वजह से भी प्रेशर लग रहा है, गैस की वजह से भी प्रेशर लग रहा है, सॉलिड चीज के लिए प्रेशर लग रहा है। सॉलिड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको हमने कैलकुलेट किया, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लिक्विड या और गैस के लिए, यानी कि सिंपल से कहूँ फ्लूइड के लिए हमने कैलकुलेट किया तो वो आ गया P इक्वल टू हाइट या फिर डेप्थ, G यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड H हो गया D, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल, जिसकी बात करें लिक्विड में तो लिक्विड की डेंसिटी गैस, तो गैस की डेंसिटी सिंपल सी फ्लूइड की डेंसिटी हम लिखना है, ठीक है। अब हम बात करें एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में भी क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, लिक्विड मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, नमी प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी जिसे हम सिंपल बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर में भी ये चीजें प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर भी क्या हो रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एयर कॉलम्स के द्वारा पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस, वो उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं, सिंपल नाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मेजरमेंट हम किससे करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं यूजिंग अ बैरोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसे बनाया किसने था, इटालियन साइंटिस्ट, इटालियन मैथमेटिशियन एक्चुअल में, इवांगेलिस्टा टोरिसेली, ठीक है। इसका आप नाम याद रख सकते हैं, इवांगेलिस्टा टोरिसेली, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन सेम एज लिक्विड, जितना ज्यादा आपकी हाइट में डिक्रीज आएगा, जितना ज्यादा आप एटीट्यूड पे जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब है जितना आप ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो प्रेशर है, एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा आप हाइट पे जाएंगे उतना ज्यादा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। सिंपल सी बात, हमने यही पढ़ा भी हुआ है कि जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाते हैं उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, तो जितना ज्यादा हम हाइट में जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर घटेगा। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंट बात नहीं कह दी मैंने, ठीक है। ये आपको सिंपल सा पता है, ओके। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली हम नापते हैं 1 एटीएम, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि इक्वल टू होता है 101325 पास्कल, ठीक है। हमें पता है कि पास्कल क्या होती है, प्रेशर की यूनिट है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए हमने उसके लिए एक अलग से यूनिट दे दी जिसे हम एटीएम बोलते हैं, और एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटीएम क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। 1 एटीएम बराबर होता है 1,01,325 पास्कल, या फिर हम कहें तो 1013.25 मिलीबार, जिसे हम एमबी से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल 1 एटीएम प्रेशर, ओके। ये हो गया हमारा सिंपल सी बात। अब हमें ये किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट जनरली पूछा जाता है मर्क्यूरी के, तो 76 सेंटीमीटर के बराबर या फिर 760 mm के बराबर, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन अ बैरोमीटर। अब ये टर्म कैसे आई, तो इसको आपको चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहते हो तो मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके, कि ये 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर आया कैसे, ओके।
अब हमें पता है कि प्रेशर इक्वल टू होता है एच डी डेंसिटी और जी यानी कि ग्रेविटी। यहाँ प्रेशर कितना है 1 atm, प्रेशर कितना है हमारा यहाँ पे, सॉरी इसको फिर से लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू होता है हाइट डेंसिटी और हमारा ग्रेविटी। यहाँ हमारा प्रेशर कितना है 1 atm यानी कि कितना है 1,1225 पास्कल में हम रखने वाले यूनिट, आपको पता है कि पास्कल स्टैंडर्ड यूनिट तो पास्कल में ही रखेंगे। अब ये हो गया 1,1225। हाइट हमें निकालना है क्योंकि हमने मरकुरी की हाइट हमने तो सीधा लिख दिया कि 76 सेंटीमीटर होता है, 70 मिलीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमें कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ द मरकुरी क्या होगी, तो डेंसिटी ऑफ द मरकुरी होता है 13,600, ठीक है। ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8, ओके। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। 9.8 इसकी हम मल्टीप्लाई का साइन, ओके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट पिट के क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 0.76 मीटर, सॉरी ये क्या जाएगा आपके पास 0.76 मीटर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको मिलीमीटर में कहूँ तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 76 मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 760 मिलीमीटर। अब इस कैलकुलेशन से देखो, आपने यहाँ पे कैलकुलेशन से भी कैलकुलेट कर लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, तो कहीं ये टर्म लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझना होगा कि ये किस सेंस में बात कर रहा है। तो ये किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ओके। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर भी होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ हमारे पास 760 mm आ चुका है, हाइट आ गई हमारे पास 760 mm। सो इससे हमने कैलकुलेट कर दिया। तो बैरोमीटर में ये रीडिंग बच जाएगी, इक्विवेलेंट होता है। एप्लीकेशन में रबर सकर आपने देखा होगा, सिरिंज, ठीक है, जितनी भी सुइयां होती है उसमें क्या होता है, जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है वो लिक्विड आगे की तरफ मूव करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी की वजह से काम करती है, बैरोमीटर इसी पे काम करता है। जो हम सांस लेते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है, सिंपल सा, ठीक है। एरोसेल कैन्स होते हैं, एयर पंप्स होते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर भी प्रेशर काम कर रहा होता है, ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। आपको एग्जांपल से मैं थोड़ा सीरीज को और एलोबरेट कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, सिंपल से क्या किया, हम जब भी किसी, मान लो ये कंटेनर, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये सिरिंज है और सिरिंज क्या कर रही है, सिरिंज के अंदर हमें इस पर्टिकुलर लिक्विड को क्या करना है, भरना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से उसको खींचते हैं, ठीक है। सिंपल से हम इसके प्लंजर को क्या करते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, इसमें फिल होने लगता है। अब ये सब फिल क्यों होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी गैस प्रेजेंट है, ठीक है। अब एग्जांपल के मान लो ये सिरिंज है तो इसके अंदर थोड़ी सी गैस प्रेजेंट होती है, ना भी हो सकती है। अब जब हमने इसको खींचा तो खींचने से क्या हुआ, यहाँ जो एरिया था वो क्या हो गया, ठीक है। एरिया बोल लो, एरिया मत बोलो, तो एरिया ना बोलना चाहो तो आप हाइट बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो, एरिया भी बोल सकते हो, दोनों जो है जो आप बोलना चाहो। यहाँ पे क्या हुआ, हाइट यहाँ पे बढ़ गई, यानी कि डेप्थ जो होगी वो घट गई। जब डेप्थ घट गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जब हाइट घट गई तो डेप्थ भी, सॉरी इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे एच की जगह पे मैं ये डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो गहराई है वो कम हो गई, तो जो प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इक्वल टू होता है हाइट जी और डी, ठीक है, हाइट जी और डी। तो प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, यानी कि इंटरनल प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम इसने प्लंजर को खींचा तो क्या हुआ, इंटरनल प्रेशर कम हो गया, किसके प्रेशर से, आउटसाइड प्रेशर से, बाहर के प्रेशर से, यानी कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो क्या करने लगेगा, अंदर की तरफ जाने लगेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल यहाँ भी होता है, ओके। बाकी आपको यहाँ का ओवरव्यू, आपको जनरल ओवरव्यू आपको इसमें समझना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इन डीप आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, बट आपको नॉलेज हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है, ठीक है। कहीं आप ऐसा ना सोचे कि आपको इस बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, एग्जाम सेंटर में जाके अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, भाई आप सोच रहे हैं कि ये तो मैंने सुना ही नहीं, तो ये चीजें गलत हो जाएगी। अगर एग्जाम सेंटर के अलावा भी मैं बात करूँ, अगर आप इसके अलावा हायर क्लास में तो जाने वाले, तो वहाँ आपको पढ़ना होगा, अगर आपने उसको थोड़ा बहुत बेसिक में समझा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ओके। सो
बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आपने देख कर ही जवाब बता दिया होगा, इसमें मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम शुरू से लेकर लास्ट तक हम एक ही फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, ओके, एनर्जी की जूल, लेंथ की मीटर। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी हम प्रेशर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, पास्कल। ओके, विच लॉ स्टेट दैट प्रेशर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, देखो कन्फाइंड मतलब सीमित होता है, कि एक लिमिटेड जो लिक्विड होगा उस पर अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो जो प्रेशर वो इक्वली ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। तो ये जो लॉ था वो किसने दिया था? तो ये जो लॉ था वो दिया था पास्कल जी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट हैपन्स टू प्रेशर एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज। अब जितनी ज्यादा गहराई बढ़ेगी, जितना ज्यादा गहराई बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। ए ऑप्शन नंबर सही, ए होगा हमारा, इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा गहराई बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रेशर आपका बढ़ेगा इन अ लिक्विड। ओके, ये आपको याद रखना है। गैस के केस में भी जितना ज्यादा आप डेप्थ में रहेंगे उतना ज्यादा आपको प्रेशर फील होगा। ठीक है, जब हायर एल्टीट्यूड पे चले जाओगे ना, पहाड़ पे चलेगा तो गहराई आपकी कम हो गई एस एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो वहां पे क्या होगा, वहां आपको प्रेशर कम फील होगा एज कम्पेयर टू जो आप सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे जो फील कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया था आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैस प्रेशर इज ट्रू। गैस प्रेशर के लिए ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? गैस एग्जर्ट प्रेशर ओनली ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। गैस जो है खाली कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर लगाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, गैस प्रेशर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, इसकी भी बात करते हैं। गैस एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, हाँ ये हमें पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो सकता है। गैस प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, नहीं ये गलत है। ठीक है, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, गैस प्रेशर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, नहीं ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? आपने प्रेशर कुकर देखा ही हुआ है। ठीक है, जितना ज्यादा गर्म करते हैं प्रेशर कुकर को उतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है। ठीक है, जब वो ज्यादा प्रेशराइज होता है तो उसमें जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता है उसके टिप से, मतलब उसकी जो सीटी होती है उससे वो रिलीज होता है। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रेशर भी बढ़ता है, गैस प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी भी जो है करेक्ट है, इनकरेक्ट है, गैस प्रेशर के लिए सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई ट्रैक्टर के जो है ब्रॉड टायर्स क्यों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, आप सारे देखिए। टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द ग्राउंड, इंक्रीज करना है क्या प्रेशर हमें ग्राउंड पे? नहीं भाई, ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो भाई जो टायर है वो तो धस जाएगा। ठीक है, वो तो हमारे लिए सही नहीं है। ट्रैक्टर को तो सॉफ्ट लैंड पे चलना है, सॉफ्ट फील्ड पे चलना है, सॉफ्ट सॉइल पे चलना है, तो हमें प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो उसके इसलिए हम क्या करते हैं, मोटे टायर यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ओके, हम मोटे टायर चौड़े टायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें कम प्रेशर लगाना होता है। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए नहीं, फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा रफ एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फील होता है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, रिड्यूस नहीं होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। टू मूव फास्टर, नहीं, जितना ज्यादा पतला टायर उतना कम फ्रिक्शन लगेगा और उतना ही आप तेजी से मूव कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आपको खाली सही आंसर पता होना चाहिए, आपको दूसरे आंसर भी पता होना चाहिए कि गलत क्यों है। आपको ये पता है कि बी वाला सही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बाकी है वो गलत क्यों है। ये भी चीज आपको पता होना जरूरी है। ओके, समटाइम कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि हायर क्लासेस को जो आपने ना पढ़ा हो तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट जिसके बारे में पता हो तो उसके बारे में हमें उसका रीजन पता होना जरूरी है। ओके, हाउ डज एटमोस्फेरिक प्रेशर वेरी विद एटीट्यूड। तो जितनी ज्यादा गहराई उतना ज्यादा प्रेशर, जितने कम गहराई उतना कम प्रेशर। तो जितना ज्यादा हम हाइट पे जाएंगे यानी कि गहराई कम, तो उतना कम प्रेशर लगेगा, तो यानी कि डिक्रीजेज विद एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कांस्टेंट नहीं रहता, फर्स्ट इंक्रीज दैट डिक्रीज नहीं, ये भी गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? थर्मामीटर किस लिए यूज होता है? टेम्परेचर के लिए। ठीक है, बैरोमीटर हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था? इवांगेलिस्टा टोरिसेली ने। ठीक है, हाइग्रोमीटर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए होता है, सिंपल कहूं तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए होता है।
एनीमोमीटर विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर। चलो क्वेश्चन भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इवांगेलिस्टा टॉरिसाली, आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ वन एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर इन मर्क्यूरी। ठीक है, अब मर्क्यूरी में इक्विवेलेंट 1 एटम की इक्विवेलेंट कौन सा प्रेशर है, 76 सेंटीमीटर। यस, याद होना चाहिए ये आपको कि 1 एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, 70 नहीं होता, 80 नहीं होता, 100 नहीं होता, 76 क्यों होता है ये मैं आपको ऑलरेडी इस लेक्चर में कंप्लीट कर कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, नहीं होगा तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर 1 एटीएम रखना है आपको, हाइट आपको, ये हाइट आपको आंसर में यही आनी चाहिए 76। डेंसिटी आपको लिखनी है मर्क्यूरी की जो होती है ये एक्सलेशन टू ग्रेविटी 9.8 एट 1 एटीएम बराबर होता है 1,01,325। ये आपको याद होना चाहिए पास्कल में। ओके, आप सॉल्व कर लीजिए, कटन किट्टे खेल लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 76। ओके, वाई आर बैक हैंडल्स मेड ब्रॉड। जो बैग्स के हैंडल्स होते हैं वो चौड़े क्यों होते हैं, प्रेशर को बढ़ाने के लिए नहीं, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर तो घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन हैंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू इंक्रीज द वेट, नहीं भाई वेट तो हैवी करने का तो दिक्कत ही करेगा। ठीक है, टू मेक द बैग हैवियर, नहीं बैग को तो हमें हल्का बनाना है जिससे हम क्या कर सके, आसानी से चल सके, मतलब आसानी से उसको लेके कहीं भी जा सके। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ द शार्प एज इन अ कटिंग टूल। जितना ज्यादा शार्प एज रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा जिससे क्या होगा, वो आसानी से भी किसी भी चीज को काट सकेगा। ठीक है, अगर उसके शार्प एज नहीं, ब्लंट एजेस हैं तो क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, कोई भी चीज आसानी से नहीं कटती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, वाई आर रेलवे ट्रैक्स लेट्स ऑन द सीमेंट और आयरन स्लीपर्स। जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं वो आयरन स्लीपर या फिर सीमेंट के स्लीपर पे क्यों बिछे होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रेशर को कम करना रहता है। ओके, है ना, इंक्रीज प्रेशर गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, नहीं, फ्रिक्शन तो वैसे भी रोलिंग में है तो उससे ज्यादा फ्रिक्शन कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन को हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम प्रेशर, तो इससे क्या होगा ना, प्रेशर को हम इंक्रीज करने के लिए भी हम सीमेंट और आयरन के स्लीपर्स नहीं लगा रहे, फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी हम आयरन के स्लीपर नहीं लगा रहे, क्योंकि देखा जाए तो ट्रैक और आयरन स्लीपर में कोई ऐसा कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वो एकदम रखे हुए स्टैटिक है, तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, टू स्प्रेड प्रेशर ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रेशर को स्प्रेड कर देते, फैला देते ओवर अ लार्ज एरिया, जिससे क्या होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे जो रेलवे ट्रैक्स है वो उखड़ते नहीं है, जिस पर ट्रेन आसानी से चल सकती है। हीट लॉस का कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कुकर, बैरोमीटर, सिरिंज और ऑल द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये तो आपको एग्जांपल याद रखने हैं। व्हाट डज 1 एटीएम प्रेशर इक्वल इन मिलीबार। ठीक है, मिलीबार में भी आपको याद रखना है। ओके, तो मिलीबार में होता है 13.25 मिलीबार, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, बार, बी से मतलब बार और पी से पास्कल, ये दोनों यूनिट ही प्रेशर की है। ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है, एक बार बराबर होता है, ये कितना हो गया, 1,00,000 पास्कल। ठीक है, एक बार बराबर कितना होता है, 1,00,000 पास्कल। वहीं एक एटीएम बराबर कितना होता है, 325 पास्कल। ठीक है, 1,01,325 पास्कल, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक बार बराबर कितना होता है, 1,00,000 पास्कल, और 1 एटीएम बराबर क्या होगा, बार में है तो बस इसकी 2 मिली बार है, 2 यूनिट लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1,13.25। ठीक है, 1013.25 मिली बार के बराबर हो जाएगा 1 एटीएम। ओके, इससे आपको याद रख सकते हैं कि एक बार बराबर होता है 1,00,000 पास्कल। तो 1 एटीएम बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको सिंपल काट के आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, वैसे तो ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम यूनिट है, इसलिए आपको बार और पास्कल को ऑल द टाइम आप अगर
बेसिक कैलकुलेशन नहीं करें तो सिंपल आप सेम मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप एरर्स को भी ज़्यादा कैलकुलेट करना चाहते हैं, बहुत एक्यूरेट करना चाहते हैं, तो आपको ये डिफरेंस को कंसिडर करना है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑन अ कुशन कंपेयर टू अ लाइंग डाउन। ठीक है, उस पर लेटने से उस पर खड़े होने में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो हमें क्या कोई इफेक्ट नहीं आता। ऑप्शन नंबर एक तो सिंपल सी बात गलत है। जब ज्यादा डिप्रेशन कब आएगा, जब हम उस पर लेटे रहेंगे, नहीं, ज्यादा डिप्रेशन तब आएगा जब हम उस पर खड़े रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। डिप्रेशन ऑल द टाइम सेम नहीं रहेगा, खड़े रहेंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा आएगा तो ज्यादा डिप्रेशन आएगा। वहीं अगर हम लेट जाएंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, तो डिप्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वॉकिंग एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड देन स्टैंडिंग। ठीक है, जब हम चलते हैं और जब हम खड़े रहते हैं तो खड़े रहते टाइम पे ज्यादा प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है एज कंपेयर टू चलते टाइम पे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब हम चलते हैं तो ज्यादा प्रेशर क्यों हम लगाते हैं एज कंपेयर टू जब हम खड़े रहते हैं। ओके, अब देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। जब हम चल रहे हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं, कब जब हम वॉक कर रहे हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, एरिया क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। वहीं जब हम खड़े रहते हैं तो क्या होता है, एरिया ज्यादा हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो किसके वजह से हो रहा है, व्हाई डज वॉकिंग एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड। जब वॉक करते हैं तो स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया हो जाता है जिससे क्या होता है, प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, कोई डाउट तो नहीं होगा आपको इसमें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉड बिल्डिंग फाउंडेशन। ज्यादा चौड़े फाउंडेशन रखने से क्या होता है बिल्डिंग के, उससे क्या होता है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर एंड प्रिवेंट सिंकिंग। उससे क्या होता है, प्रेशर को हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे ओवर द एरिया एंड उससे क्या होता है, डूबने से हम उस पूरे फाउंडेशन को बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेट बढ़ाने के लिए हम नहीं करते, प्रेशर हम ग्राउंड बढ़ाने के लिए नहीं करते, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, नहीं, हाइट को रिड्यूस करने के लिए भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ आपको पता है कि जब भी हम किसी कन्फाइंड लिक्विड के मास पे फोर्स लगाएंगे तो वो इक्वली ऑल द डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में है वो फोर्स को प्रेशर को ट्रांसफर कर देगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी बेस पे बेस्ड है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय शार्प पिन और नीडल ड्यू टू। ठीक है, व्हाट इज द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय शार्प पिन और नीडल ड्यू टू। थोड़ा क्वेश्चन इनकरेक्ट आया लेकिन समझिए। शार्प पिन क्या करती है, हाई प्रेशर लगाती है, क्यों, ड्यू टू स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लो प्रेशर ड्यू टू स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया, नहीं, स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया तो हाई प्रेशर लगेगा। हाई प्रेशर ड्यू टू लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया, जहाँ लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया है तो हाई प्रेशर लग ही नहीं सकता। ठीक है, लो प्रेशर ड्यू टू लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है, लार्ज कॉन्टेक्ट एरिया होता ही नहीं है पिन में, तो बात ही नहीं करनी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा डिप्रेशन क्यों करती है, कंसंट्रेटिव प्रेशर क्यों लगाती है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, कम होता है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेशर। ठीक है, आई होप कि जो प्रेशर है उसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, उसका आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपथ्रस्ट, जिसे हम बाइंड फोर्स भी बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी को समझेंगे, रिलेटिव डेंसिटी को समझेंगे, देन इसका ये जो चैप्टर होगा हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम की। आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं जनरली तरीके से, तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगी, आपकी डाउट क्लियरेंस क्लासेस होगी। ठीक है, जब भी आपको डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा, आपकी ट्रैकिंग होगी। ठीक है, टेस्ट होंगे तो आपको रैंकिंग दी जाएगी, ओवरऑल आपको प्रिपरेशन किया जाएगा एक मेंटर के थ्रू। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इवन यू हैव एनी डाउट तो आप डायरेक्टली हम इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सीधे आप बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा हमारी तरफ से। सो आई होप कि आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई डाउट ना हो। इनकेस होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।